नमस्कार दोस्तों, विजय यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विजय यादव यूट्यूब चैनल पर चल रही है अलौकिक सत्य घटनाओं की एक सीरीज। और पिछली अलौकिक सत्य घटना के अंदर आपने जाना कि किस प्रकार से ब्रह्मा पिशाच के प्रतिशोध ने विपिन राय चौधरी बाबू के परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, उसका समूल नाश कर दिया था। उसके बड़े बेटे और छोटे बेटे की मृत्यु के साथ साथ उसकी खुद की भी मृत्यु हो चुकी थी। और उसके बाद सन 1965 के अंदर वापस से सान्याल साहब से मिलने के लिए अरुण कुमार शर्मा जी का वहाँ पर जाना होता है चंदनवाड़ी में। और वो तालाब के किनारे बैठे होते हैं, इसी सोच में डूबे हुए कि इसी तालाब में पुरोहित जी ने डूब करके आत्मघात किया था, अपने गले में अपने गमछे से फांसी लगाकर आत्मघात किया था। और यहीं संध्या की भी मृत्यु हुई थी। दो मौत का साक्षी है यह तालाब। ये सब सोचते हुए उसको खिलखिला करके हंसी की आवाज़ सुनाई देती है और वह हवेली की तरफ धूल दस्ती उस हवेली की तरफ चल पड़ता है। और उसके बाद आपने जाना कि वहाँ पर एक लालटेन लिए हुए कोई आकृति उसको नज़र आती है और आकृति स्पष्ट नहीं हो पाती कि कौन है। अब आगे लालटेन की जो रोशनी थी वो जैसे ही थोड़ी फैली, मैंने गौर से देखा कि उसके पीछे एक आकृति थी, जीर्ण शीर्ण दुबली पतली एक आकृति, एक औरत की एक आकृति मुझे नज़र आई। तीखी नाक, विस्फारित से बड़े बड़े नेत्र जो भावहीन थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। मैं देखा और मैं देखता रहा, मैं पहचान नहीं पाया कि यह कौन है। तभी उस आकृति ने, उस औरत ने मुझसे कहा कि आइए चलिए। ऐसे कहकर के वह लालटेन को लेकर के आगे आगे चल पड़ी और मैं उसके पीछे पीछे उसका अनुसरण करने लगा। थोड़ी दूर वो चले ही थे, इधर वो चलती जा रही थी और मेरे मन में विचार आ रहे थे कि यह कौन है। क्या अभी जो खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई थी, क्या वह आवाज़ इसी की है? क्या यही वह प्रोडा है जो हंसी थी? मैं सब ये सोच रहा था कि वह वापस धीरे से वापस मुड़ी और बोली कि मुझे पहचान नहीं पाए आप? मैंने कहा जी नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हैं? उसने कहा कि काली घाट के शमशान की वह घटना भूल गए आप? काली घाट शमशान का नाम लेते ही मेरे मस्तिष्क में एकदम से वह सारी घटना कौंध गई। और मैंने उससे कहा कि आप विपिन राय चौधरी बाबू की पुत्रवधू चंदना हैं। उसने कहा हाँ, अब ठीक पहचान लिया आपने मुझे। फिस फिस करके वह हंस पड़ी। उसकी हंसी बड़ी ही रहस्यमयी थी। मुझे उसके चेहरे, उसके हंसने के अंदाज से इन सब से डर सा लगने लगा। लेकिन फिर मैंने अपने आप को किसी तरह से संभाला और मैं उसका अनुसरण करता रहा। वह आगे बढ़ कर के आंगन से बढ़ कर के आगे गई जहाँ बड़े बड़े कमरे थे। उन कमरों में से किसी एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया हो, जैसे इस प्रकार से उसके किवाड़, उसका दरवाज़ा खुल गया और वह अंदर गई। वहाँ पर एक चारपाई थी और बगल में ही एक टूटी कुर्सी रखी हुई थी। मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा कर वह स्वयं चारपाई पर बैठ गई। चारपाई पर बैठने के बाद उसने मुझसे कहा, आप तो सारी कथा जानते ही हैं शर्मा जी। मैंने कहा कि आप कैसे जानती हैं कि मैं शर्मा जी हूँ? उन्होंने कहा मैं यह भी जानती हूँ कि आप शर्मा जी हैं और आप बनारस के रहने वाले हैं और आप यहाँ पर राधा मोहन सान्याल जी से मिलने के लिए आए हैं। यह सब बातें उसके मुख से सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि इसको, चंदना को, इन सब बातों के बारे में कैसे मालूम है। खैर, उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकोगे? मैंने कहा कि हाँ ज़रूर करूँगा छोटी रानी माँ। कैसा काम? उसने इधर उधर देखा और उसके बाद दरी के नीचे रखी हुई एक पोटली बाहर निकाली। मेरे हाथ में वह पोटली देती हुई बोली कि इसमें पूरे 5,000 रुपये हैं। मैंने वह पोटली उसके हाथ से ले ली। उसके पश्चात उसने कहा कि आपको इस धन से मेरा एक कार्य करना होगा। मैंने कहा कि कैसा कार्य और मैं कैसे कर सकता हूँ? छोटी रानी माँ ने गहरी निश्वास छोड़ी और उसके पश्चात बोली, विपिन राय चौधरी बाबू के परिवार के सभी सदस्य
भयंकर प्रेत योनि में पड़े हैं, आपको उनका उद्धार कराना होगा। मैंने कहा कि मैं कैसे उद्धार करा सकता हूँ। उसने कहा कि आप काशी और गया में जाकर के इन पैसों की मदद से उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण करवा देना, इससे उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी और वे प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक, जैसा आपने कहा वैसा मैं करवा दूंगा। तभी वहाँ पर पूरे वातावरण के अंदर एक ऐसी दुर्गंध सी फैल गई, मुर्दे की, जो सड़े हुए मुर्दे की दुर्गंध होती है, इस प्रकार की दुर्गंध संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो गई। एक अनजाना सा भय मेरे शरीर में दौड़ गया और इस प्रकार का रहस्यमयी लोक वह प्रतीत हो रहा था, जैसे वह यह लोक पृथ्वी लोक नहीं, कोई दूसरे ही लोक में आकर के मैं बैठ गया था। इन सब परिस्थितियों के बीच भी मैं वहाँ अपने आप को जैसे तैसे संभाले बैठा रहा। तभी ज़ोर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई। मैं चौंक गया। मैंने अंधेरे में पीछे मुड़कर देखने का प्रयास किया, परंतु मेरी गर्दन पीछे की ओर मुड़ नहीं सकी और न ही मुझे कुछ दिखाई दिया। खिलखिलाकर के हंसने की आवाज़ दोबारा फिर से आई और अब की बार तो ऐसा लगा जैसे कि वह आवाज़ बिल्कुल उसी कमरे से आई थी जिस कमरे में मैं बैठा हुआ था। मैंने अपनी गर्दन घुमा करके देखा तो बड़ा ही भयंकर दृश्य था। कमरे के दरवाजे के ऊपर एक 16-17 साल की नव युवती खड़ी हुई थी। उसका चेहरा बड़ा ही भयंकर था। वह सारी पानी से भीगी हुई थी। उसके बाल पानी से पूरी तरह तरबतर थे और पानी चू चू कर उसके बालों से नीचे गिर रहा था। उसकी संपूर्ण साड़ी पानी में भीगी हुई थी। इस प्रकार लग रहा था कि जैसे अभी अभी वह नहा कर के आई हो, और वह बड़े ही भयंकर तरीके से अपनी बड़ी बड़ी आँखों से देख रही थी। मैंने उस युवती की ओर देखा और फिर मैंने छोटी रानी माँ के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा भय से पीला पड़ चुका था। वह भय से कांप रही थी। फिर मैंने उस युवती की तरफ देखा और फिर मैंने छोटी रानी माँ की ओर देखा कि उसका चेहरा काला स्याह पड़ता आ गया था और फिर वह खिलखिला करके हंसी की आवाज़ फिर से आई और मैंने जैसे ही छोटी रानी माँ की तरफ देखा तो सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय में छोटी रानी माँ वहाँ नहीं थी और खिलखिला करके हंसने की आवाज़ आंगन की ओर आई और वहाँ से छोटी रानी माँ के बहातुर कंठ से इस प्रकार की एक चीत्कार गूंजी, बचाओ बचाओ बचाओ। मैं आंगन की ओर भागा। आंगन की ओर भागने हुए मेरा जो पैर है वह एक पत्थर से टकराया और मैं औंधे मुँह जा गिरा। उसके पश्चात जब मुझे होश आया तो मैं राधा मोहन सान्याल के घर पर चारपाई पर लेटा हुआ था। मुझे लोगों ने घेर रखा था और सभी की आंखों में कौतूहल और आश्चर्य का मिश्रित भाव था। मुझे होश आते ही मैंने धीरे से पूछा, छोटी रानी माँ कहाँ है? राधा मोहन सान्याल बिना कुछ बोले चुपचाप गंभीर होकर कमरे में अंदर की ओर चले गए। तभी कुछ देर के बाद राधा मोहन सान्याल कमरे में से वापस मेरे पास आए और उन्होंने मेरे हाथ में एक वही पोटली रख दी और पूछा कि क्या यह धन तुम्हारा है? मैंने कहा नहीं, यह तो मुझे छोटी रानी माँ ने दिया था। तो उसने कहा कि क्या सच में यह धन तुम्हें छोटी रानी माँ ने दिया था? तो मैंने कहा क्यों, क्या झूठ बोलूँगा मैं आपसे? तो उसने कहा नहीं। राधा मोहन सान्याल ने फिर कहा कि वह जिससे आप मिल करके आ रहे हो वह छोटी रानी माँ नहीं थी, बल्कि वह छोटी रानी माँ की भटकती हुई प्रेत आत्मा थी।
राधा मोहन सान्याल अपना वाक्य पूरा कर पाते उससे पहले ही बीच में मैं बोल पड़ा, क्या प्रेतनी थी वह? हाँ, वह प्रेतनी थी जिससे तुम मिल करके आए हो। मैं भौचक सा रह गया। उसके पश्चात मैं बनारस लौट आया और बनारस आकर के मैंने काशी और गया में जिस प्रकार से छोटी रानी माँ ने आदेश किया उसके अनुसार वह कार्य संपन्न करा दिया। उसके पश्चात विपिन राय चौधरी बाबू के घर के सदस्यों की प्रेत आत्माएं मुक्त हुई अथवा नहीं हुई यह तो मैं नहीं बतला सकता, परंतु जब बाद में मेरा फिर राधा मोहन सान्याल जी से मिलने के क्रम में चंदनबाड़ी जाना हुआ तो वहाँ मैं उस हवेली में पूरी एक रात रुका और पूरी एक रात ठहरने के बाद भी वहाँ पर मुझे कोई भटकती प्रेत आत्मा नज़र नहीं आई। अब उस हवेली को राधा मोहन सान्याल जी ने खरीद लिया है। तो दोस्तों, यह था एंड इस अलौकिक रहस्यमयी घटना का, जिसका श्रवण आपने 3 भागों के अंतर्गत किया और जिसका शीर्षक था ब्रह्मा पिशाच का प्रतिशोध। बहुत सारी परलौकिक जो बातें हैं वो हमें इस घटना के दौरान जानने को मिली और आपको जैसे विदित ही है कि अलौकिक सत्य घटना की जो सीरीज़ है वह अरुण कुमार शर्मा जी के प्रसिद्ध शोध ग्रंथ परलोक विज्ञान पर आधारित है। तो सारी घटनाएं जो हैं उनके अरुण कुमार शर्मा जी स्वयं साक्षी रह चुके हैं। तो ये शक करने की या संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि इन घटनाओं की सत्यता कहाँ तक सही है अथवा नहीं। जैसा कि अरुण कुमार शर्मा जी ने अपना संपूर्ण जीवन ही परलोक विज्ञान के रहस्यों को उजागर करने में बिताया है, उन्होंने ही यह पुस्तक लिखी है। उसी से हम ये घटनाएं आपके सामने लेकर के इस प्रकार की घटनाएं लेकर के आते हैं। नेक्स्ट जो हमारी अलौकिक सत्य घटना होगी वो भी इसी पुस्तक से होगी और उसका शीर्षक मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार, प्रतीक्षा, वेट। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एक अलौकिक सत्य घटना के वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।